Okay, Assalamu alaikum. So we will discuss the GTN from the FICO that was updated in 2021. तो हमने पहले इसकी जीटीटी गाइडलाइन की थी। उसमें यही था कि अगर स्कोर आपका 6 से कम आता है तो आप फिर सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी देंगे, और 6 से ज़्यादा आता है तो फिर आपने उसको मल्टीपल एजेंट कीमोथेरेपी देनी है। और इसका ओवरऑल जो सर्विलेंस रेट है वो 100% है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। लो रिस्क जीटीएन दैट इज़ दी स्टेज 1 to 3, जब स्कोर आपका 7 से कम आए, इट इज़ ट्रीटेड विद द सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी बट एन एडिशनल but may require the additional agent. Although जब score 5 to 6 are associated with the more drug resistance, तो इसमें फिर जो सर्वेलेंस रेट है इसका वो है 100%। ठीक है, और हाई रिस्क जो ग्रुप है जिसमें फिर फीगो स्टेजिंग 2 to 3 और स्कोर जब आपका 7 से ज़्यादा हो या तो फिर स्टेज 4 हो, तो इसमें फिर आपने मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी से इसको ट्रीट करना होता है with or without the adjuvant surgery for the excisions of the resistant foci of the disease or the radiotherapy for the brain metastasis, achieving a survival approximately about the 90%। तो हायर रिस्क ग्रुप का जो सर्विलेंस रेट है वो सर्वाइवल रेट है वो है 90%। और जो आपका लो रिस्क है जिसमें फिर स्टेज 1 to 3 आ जाता है और स्कोर जब आपका 7 हो तो 7 से कम हो तो फिर उसमें सर्वाइवल रेट है 100%। हाई रिस्क में हम मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी के साथ उसको ट्रीट करेंगे, फिर उसके साथ आप सर्जरी भी कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं अगर ब्रेन मेटास्टेसिस हो तो। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना कि कोरियोकार्सिनोमा या प्लेसेंटल साइटोप्लास्टिक ट्यूमर है, हम हिस्टोपैथोपी कैसे करते हैं। तो हिस्टोलॉजी पे अगर कोरियोकार्सिनोमा होगा ना तो हमें क्या मिलेगा, एब्सेंस ऑफ द कोरियोनिक विलाय मिलेंगे। ठीक है, कोरियोनिक विलाय में हमें नहीं मिलेंगे, और हमें मिलेंगे क्या, इंटरमीडिएट एबनॉर्मल ट्रोफोप्लास्टिक मिलेंगे और साइटोट्रोफोप्लास्ट मिलेंगे और सिनसाइटोट्रोफोप्लास्ट मिलेंगे विद द एरियाज ऑफ द नेक्रोसिस एंड हेमरेज। तो ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स अपने याद करनी होंगी इसकी। और प्लेसेंटल साइटोफोब्लास्टिक ट्यूमर में हमें क्या मिलेगा, हिस्टोपैथो पे हमें मोनोन्यूक्लियर इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट मिलेंगे। ठीक है, और इसमें भी कोरियोनिक विलाय एब्सेंट मिलेंगे। अच्छा, फिर जो एपिथेलॉइड है उसमें हमें फिर यूनिफॉर्म इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्टिक सेल मिलेंगे। और एपिथेलॉइड जो ट्यूमर है में मिमिक द कोरियोकार्सिनोमा स्पेशली आफ्टर दी कीमोथेरापी। ठीक है, और प्लेसेंटल साइटोफोब्लास्टिक एंड दी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ दी सर्विक्स, तो उससे जो एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है ये मिमिक करता है, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो इसी तरह से होती है। ओके, तो आपने इसके हिस्टोपैथो पे जो फीचर्स हैं वो आपने याद करने हैं कि हमें एपिथेलॉइड में क्या मिलेगा, प्लेसेंटल में क्या मिलेगा और कोरियो में क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देखें कि फीगो क्या कहता है कि आपने जब मोलार को ट्रीट कर दिया, आप कब कहेंगे कि दैट देयर इज़ दी जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक नियोप्लेशिया। ठीक है, आप कब कहेंगे कि उसको कोरियोकार्सिनोमा हो चुका है, जब आपने मोलार को ट्रीट किया और आपने जब उसकी बीटा एचसीजी आप मॉनिटरिंग करते हैं उसकी फॉलोअप पे, जब उसकी बीटा एचसीजी प्लेट्यू पे आए। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ द 3 वीक्स तक उसकी बीटा एचसीजी कंटिन्यूस रेज्ड आ रही है, या तो फिर उसके बाद भी 3 वीक्स के बाद भी रेज्ड आ रही है। मोस्टली डे 1 पे आपने की, डे 7 पे की, ठीक है, वीकली आप करते हैं ना बीटा एचसीजी, तो आपकी 3 वीक्स तक बीटा एचसीजी प्लेट ट्यूब पे जा रही है, तो इट मीन्स के उसको जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक न्यूप्लेशिया है। व्हेन देयर इज़ अ राइज इन द बीटा एचसीजी फॉर द 3 कॉन्सिक्यूटिव वीकली, 1 पे, 7 पे और 14 पे, तो फिर आप डायग्नोस करेंगे कि उसको कोरियोकार्सिनोमा, या आपको हिस्टोपैथो की रिपोर्ट पे ही पता चल गया कि उसको कोरियोकार्सिनोमा है, तो इस तरह से आप इसको डायग्नोस करते हैं। ओके, तो देखो हमने जीटीजी पढ़ी थी पर उसमें ये नहीं बताया गया था कि आपने सेक्शन कैनुला किस साइज़ की आपने यूज़ करनी है। ये हमने फीगो ने हमें बताया है कि आपने सेक्शन कैनुला जो यूज़ करनी है वो 12 to 14 मिलीमीटर सेक्शन कैनुला यूज़ करनी है आपने। और जैसे ही आप सेक्शन क्यूरेटीज़ का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो आपने आईवी ऑक्सीटोसिन देना है, और वो फिर आप पोस्ट ऑपरेटिवली भी दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आप यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और ब्लड लॉस कम होगा। ठीक है, और जब यूट्राइन साइज 16 वीक से ज़्यादा हो तो फिर इसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास ब्लड ज़रूर अरेंज होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफ्यूशन के लिए।
अच्छा, आपने मेटास्टेसिस के लिए कौन-कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है जीटीएन में? आप चेस्ट एक्स-रे करवाते हैं, दैट इज़ एप्रोप्रिएट फॉर द लंग मेटास्टेसिस। लंग सीटी भी आप करवा सकते हैं, बट लंग सीटी में नॉट बी यूज़ इन द रिस्क स्कोर, ठीक है? और लिवर के लिए आप अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैनिंग करेंगे, और ब्रेन मेटास्टेसिस के लिए आप एमआरआई और सीटी स्कैन करेंगे। अच्छा, जो प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ हैं और जो एपिथेलाइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है, इनमें तो फिर आप सर्जरी ही करते हैं, हिस्टेक्टमी ही करते हैं। ठीक है, हमारे पास पेशेंट मोलार के साथ आती है, अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है, और तो फिर आप उसकी हिस्टेक्टमी कर सकते हैं विद प्रोवाइडेड द परमानेंट स्टेरिलाइजेशन एंड डिक्रीज द need of the subsequent chemotherapy by eliminating the risk of the local myometal invasion and a cause of the persistent disease। तो फिर आप इसको ये एडवाइस दे सकते हैं, अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है तो आप उसकी हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि वो कीमोथेरेपी से भी बच जाएगी, और जो परसिस्टेंट डिजीज़ है, कैंसर है, उससे भी बच जाएगी। अच्छा, ये भी है कि आप अगर सक्शन एविक्यूशन आपने की मोलार की, उसके बाद आप अगर उसको प्रोफाइलेक्टिकली मीथोट्रेक्सेट दें या तो फिर एक्टिनोमायोसिन दें एट द टाइम और इमीडिएट आफ्टर द मोलार एविक्यूशन, ठीक है? या तो उसी वक्त दें या तो फिर मोलार की एविक्यूशन के बाद आप उसको दें। तो इससे ये होगा कि जो जीटीएन का रिस्क है ना, वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 3 to 8% कम होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लो रिस्क पेशेंट होगी जिसका स्कोर 7 से कम होगा, तो फिर उसमें हम सिंगल एजेंट देंगे। वो चाहे तो फिर आप मीथोट्रेक्सेट भी दे सकते हैं या तो फिर एक्टिनोमायोसिन भी दे सकते हैं। ठीक है, स्टेजिंग की तरफ आ जाएं। स्टेज 1 हम तब कहेंगे जब ट्यूमर रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड टू दी यूट्राइन कॉर्पस को सिर्फ इन्वॉल्व करे, ठीक है? और स्टेज 2 हम तब कहेंगे जब इट एक्सटेंड टू दी एडनेक्सा आर दी वजाइना बट लिमिटेड टू दी जेनाइटल स्ट्रक्चर्स। और स्टेज 3 हम तब कहेंगे जब इट इज़ एक्सटेंड इन टू दी लंग्स तक पहुँच जाए, ठीक है? और जब मेटास्टेसिस हो जाए तो फिर हम स्टेज 4 कहेंगे। अच्छा, ये फिगो स्कोरिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही लेक्चर में। तो उस हिसाब से आपने स्कोरिंग करनी होती है, और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग ही होगा। अच्छा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये तो सेम ही है कि आपने फर्स्ट लाइन एजेंट कीमोथेरेपी कौन सी देनी होती है पेशेंट को। या तो आप मीथोट्रेक्सेट दें या तो फिर आप एक्टिनोमायोसिन दें। आप अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द बॉडी देते हैं, ठीक है? और मीथोट्रेक्सेट के साथ आपने फॉलिनिक एसिड भी देना होता है। ओके, ठीक है। आप देते कैसे हैं कि आपने एक दिन मेथोट्रेक्सेट देनी होती है, ये 8 डे रिजीम होती है, ठीक है? आपने डे 1 पे आपने उसको मेथोट्रेक्सेट दी, तो आपने डे 2 पे फिर उसको फॉलिनिक एसिड देना होता है, ठीक है? फिर डे 3 पे मेथोट्रेक्सेट, फिर डे 4 पे फॉलिनिक एसिड, इस तरह से आप देंगे, और इसको आप रिपीट करेंगे आफ्टर दी 2 वीक, एवरी 2 वीक। ओके, ठीक है। कीमोथेरेपी के बाद भी आप एचसीजी तो मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है? तो एचसीजी जब नॉर्मल आ जाए ना, तो उसके बाद भी आपने कीमोथेरेपी की 2 to 3 साइकिल्स देनी होती हैं, ताकि रिकरेंस का रिस्क कम हो जाए। तो ओवरऑल जो लोअर रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनमें स्कोर 7 से कम होता है, तो फिर उनमें जो सक्सेसफुल या रेट होता है वो 100% होता है। सर्वाइवल जो रेट होता है वो 100% होता है। अच्छा, और जिनमें स्कोर या स्टेज से ज़्यादा हो, तो फिर इन केसेस में ये होता है कि आपने उनको मल्टीपल एजेंट कीमोथेरेपी देनी होती है, ठीक है? उसमें फिर आप उसको एटोपिसाइड दें, एक्टिनोमायोसिन दें, और मीथोट्रेक्सेट दें डे 1 पे, और डे 2 पे आप एटोपिसाइड, एक्टिनोमायोसिन और आपने फोलिनिक एसिड रेस्क्यू ज़रूर देना होता है, ठीक है? ये रिजीम 1 है, और जो रिजीम 2 है वो डे 8 पे आपने देनी होती है। उसमें फिर विनक्रिस्टिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड। अच्छा, फोलिनिक एसिड रेस्क्यू आप कैसे देते हैं? बाय एवरी इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं, आप उसको ओरली भी दे सकते हैं, ठीक है? 4 डोजेस में आप देंगे, एवरी 12 आवर देंगे। स्टार्ट आप कब करेंगे? जब आपने मीथोट्रेक्सेट दे दिया उसको, उसके 24 आवर्स के बाद आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप 12 आवर्ली देंगे उसको, ठीक है? और 4 डोजेस देंगे, ठीक है? फिर आ जाते हैं कि आपने सेल्वेज थेरापीज़ देनी होती हैं, ठीक है? वो आप तब देखते हैं जब पेशेंट हाई रिस्क हो, जिसमें फिर स्कोर 13 से ज़्यादा हो। तो फिर आपने जहाँ मेटास्टेसिस हो गया हो पेशेंट का,
तो फिर आपने उस केसेस में आपने मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देनी होती है पेशेंट को, बट आप मतलब डायरेक्टली हाई डोज पे नहीं आते, जेंटली जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मैसिव डिजीज़ है और आप सडन जो स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी रिजीम है आपने स्टार्ट कर दी, तो इससे ये होगा कि ट्यूमर कोलैप्स हो जाएगा और पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है और एसिडोसिस हो सकता है, माइलोसप्रेशन हो सकती है। तो इसलिए आपने इनिशियली जेंटल जाना है, फिर आपने ऐसा ऐसा उसको स्लोली इंक्रीज़ करना है डोज़ को, ठीक है। इंडक्शन आपने कैसे देनी है, एटोपिसाइड से देनी है, दैट इज़ दी 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, और सिस्प्लेटिन 20 milligram per meter square on the day 1 and the day 2. Repeat it weekly for the 1 to 3 weeks तक before starting the normal chemotherapy. तो इस तरह से आपने पहले इंडक्शन देनी है, फिर उसके बाद आपने 3 वीक्स के बाद नॉर्मल कीमोथेरेपी जो स्टैंडर्ड रिजीम है आपने स्टार्ट करनी है। अच्छा, जिन पेशेंट्स में ब्रेन मेटासिस होता है तो फिर उनमें आप ऐसी ड्रग्स दें जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे, तो फिर उनमें आप मिथोट्रेक्सेट देते हैं और उसका फिर डोजेज इंक्रीज़ कर देते हैं, या तो फिर आप इंट्राथीकल मिथोट्रेक्सेट भी दे सकते हैं। ओके, तो ये है सैल्वेज थेरेपीज़, ये आप देते हैं जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनमें फिर स्कोर 13 से भी ज़्यादा होता है, तो फिर उनमें आप देते हैं। फिर पहले आप इंडक्शन देते हैं, फिर 3 वीक्स के बाद आपने स्टैंडर्ड रिजीम स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। और सर्जरी का क्या रोल है कि हिस्टेक्टमी कैन बी कंसीडर्ड इन अनकंट्रोल्ड यूट्राइन ब्लीडिंग, अल्दो इट हैज़ ऑफन बी अवॉइडेड विद द यूज़ ऑफ द यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अगर अनकंट्रोल ब्लीडिंग है और जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आपने उसकी हिस्टेक्टमी करनी होती है। लेप्रोटमी में बी नीडेड टू स्टॉप द ब्लीडिंग इन ऑर्गन सच एज द लिवर, जीआईटी, किडनी, न्यूरोसर्जरी if is needed if there is a bleeding into the brain or increased intracranial pressure, ठीक है। तो अगर ऑर्गन में ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर आपने लेप्रोटमी करनी होती है, और न्यूरो सर्जरी आप तब करते हैं जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड हो जाए या तो ब्लीडिंग हो ब्रेन में, तो फिर आपने न्यूरो सर्जरी करनी होती है, ठीक है। और रेडियोथेरेपी का क्या रोल है, उसका लिमिटेड रोल है, एक्सेप्ट जब ब्रेन मेटासिस हो तो फिर उसमें आप दे सकते हैं। और अभी तक इसका नहीं पता कि इंट्राथीकल जो मेथोट्रेक्सेट आप देते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स में उन उसकी एफिकेसी ज़्यादा है, या तो फिर जो रेडियोथेरेपी आप ब्रेन मेटासिस में देते हैं उसकी एफिकेसी ज़्यादा है, ठीक है। इस पर अभी डिबेट चल रहा है। अच्छा, फॉलोअप का भी मैं आपको बता चुकी थी कि आपने एवरी मंथ करना होता है अकॉर्डिंग टू द फीगो फॉर अप टू 12 मंथ तक, और जीटीजी के हिसाब से आपने 10 ईयर्स तक पेशेंट का फॉलोअप करना है। So that's all about this FIGO.